Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss capital budgeting. इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस फाइनेंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, ठीक है, जिसमें बिजनेस फाइनेंस या आप बोल सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज, बहुत सारे पॉइंट्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है, देन हमने डिस्कस किया लीज फाइनेंसिंग क्या होती है इन डिटेल के बाद उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सारे पॉइंट्स को भी कवर किया है। सो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हम सीरीज में चलते जा रहे हैं और आज हमें स्टार्ट करना है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर में, तो वहाँ से एनालाइज करना कि क्या मेरा कॉस्ट होने वाली है और उस कॉस्ट से मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना बेनिफिट अर्न किया जाएगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो क्या होता है कैपिटल बजटिंग? एक ऐसा डिसीजन लेना जो कि लॉन्ग सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट करना है और उससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे क्या प्रॉफिट कैलकुलेट होने के लिए मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन लॉन्ग टर्म। सबसे पहले इसका मतलब होता है कि आप डिसीजन लोगे, आप ये डिसाइड करोगे कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में एक्सेप्ट करनी है या ये इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट करनी है, इस प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। इस डिसीजन लेने को लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेंगे, लॉन्ग टर्म में एसेट की इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोर्सेज ऑफ एक्शन, capital expenditure incurred today is expected to bring benefit in the future period of the time। मतलब जो आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आज मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, इस एक्सपेंडिचर में मेरा फ्यूचर बेनिफिट कितना रहने वाला है, फ्यूचर बेनिफिट कवर हो पा रहा है या नहीं, इस फ्यूचर बेनिफिट से मेरी जो कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, वो कवर हो पा रही है नहीं। अगर कॉस्ट बराबर होती है रिटर्न के, जो मुझे आउटपुट मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा एसेट से, वो अगर बराबर होती है तो मेरी मर्जी है कि मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ या तो फिर रिजेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर कॉस्ट रिटर्न ज़्यादा होता है या बेनिफिट मेरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, तो मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती ही करती हूँ। 3 सिनेरियो होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वन सिनेरियो इज जब कॉस्ट आपकी कम होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है रिटर्न से। मतलब आप उतना भी जितना आपने प्रपोजल लगाया है, जितनी इन्वेस्टमेंट की है मार्केट के अंदर, उतना भी आप कवर नहीं कर पा रहे। जैसे कि तीनों केसेस में, एक में 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, 20 के 20 मुझे रिकवर हो गए। 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, बेनिफिट से थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम उस एसेट ने मुझे कुछ ना कुछ अर्न करके दिया, जिसकी वजह से ये कॉस्ट कवर हो गई। तो अब मेरी मर्जी है वेदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। लेकिन अगर 20 लाख कॉस्ट है और उससे ज़्यादा कवर कर पा रही हूँ मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इस प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट करूंगी। और अगर 20 लाख भी कवर नहीं हो पा रहे, 10 लाख कवर हो पा रहे, तो मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दूंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बेनिफिट होना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी खर्चा करेंगे वो खर्चा केवल परचेजेस से नहीं होगा। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, ये जो खर्चा कर रहे हो आप, वो सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट की या आपने कोई एसेट खरीदा, सिर्फ इसमें नहीं की, इसके अलावा आप उसकी रिपेयर कर रहे हो, आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो या आप उसको एक्वायर कर रहे हो, वो वाले खर्चे भी हम देखेंगे कि उस खर्चों से भी मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही वो खर्चा हम करेंगे। तो इस टाइप की बजट डिसाइड करना ही कैपिटल बजटिंग आपका
पॉइंट कहलाता है। नाउ कैपिटल बजटिंग एक प्लान है जो कि मुझे ये बताता है कि खर्चा कितना हो रहा है और इस खर्चे को करने से मुझे फायदा कितना हो रहा है पूरे टाइम में। कैपिटल बजटिंग से मुझे ये समझ आता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डिसाइड करेगी कि क्या मुझे इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर वो रिवॉर्डिंग नहीं होगी, अगर उससे बेनिफिट नहीं होगा फ्यूचर में, तो मैं उसको इन्वेस्ट ही क्यों करूंगी, मैं उस प्रपोजल में अपना पैसा लगाऊंगी ही क्यों, अगर वो रिवॉर्डिंग नहीं होगा। अगर रिवॉर्डिंग होगा तो मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी। मैनेजर को चूज करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितनी है और प्रोजेक्ट की रिटर्न कितनी है, विच इज मोर देन द कॉस्ट। अगर जो रिटर्न है वो ज्यादा है कॉस्ट से, अभी मैंने जो आपको प्रपोजल बताया, आपको जो टॉपिक बताया रिटर्न और कॉस्ट का, अगर रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट पे तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। फॉर दिस द मैनेजर, और इसके लिए मैनेजर को एक पॉइंट से नहीं गुजरना पड़ता, काफी सारी एनालाइज करनी पड़ती है, काफी सारी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे मेथड्स की स्टडी करनी पड़ती है, तब वो डिसाइड कर पाता है। द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट के टर्म्स में वो डील करेगा, ठीक है, कॉस्ट के सिनेरियो में वो डील करेगा और कैसे कॉस्ट को वो जान सकता है, कॉस्ट के बाद वो बेनिफिट को देखेगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पे वो एनालाइज करेगा प्रोजेक्ट को। द बेनिफिट्स आर द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज। बेनिफिट्स कौन से होंगे, जो मेरे पास पैसा आ रहा है, बेनिफिट्स तो वही होंगे विच आर डिस्काउंटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड जनरली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जितना बेनिफिट मेरे पास आ रहा है और जितनी मुझे कॉस्ट लगानी पड़ रही है, उन दोनों के बीच में एक सिनेरियो डिसाइड करना पड़ता है मैनेजर को, और ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस इन्वेस्टमेंट को करने से इन फ्यूचर मुझे कितना बेनिफिट होगा। सॉरी। नाउ कैपिटल बजटिंग टेक्निक की बात करूं तो कैपिटल बजटिंग जो अप्रेजल है, जो मेथड है, are techniques of evaluation of investment proposal with the help of company decide upon the desirability of investment proposal। investment proposal की desirability उसकी इच्छा के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि कभी कभी हमारी कंपनी में उसकी जो ज़रूरत है एक इन्वेस्टमेंट की या एक असेट की बहुत ज़्यादा है, तो डिजायरेबिलिटी के पॉइंट पे डिसाइड करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन दियर रिलेटिव इनकम, उसकी रिलेटिव इनकम थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम। जो असेट मैंने परचेज किया, असेट मैंने परचेज किया है 20 लाख का, तो इस 20 लाख की जो इन्वेस्टमेंट की है, इससे रिटर्न जो इससे जो मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ या जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, जैसे मान लो सपोज 20 लाख की एक मशीनरी मैंने अपनी कंपनी में लगा दी ना, अब उस 20 लाख से मेरा जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो 20,000 पर डे का प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। 20,000 पर डे के हिसाब से 30 डे का हो गया, ये हो गया आपका 6 लाख रुपीस। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अभी 6 लाख 1 मंथ में कवर हो रहा है, तो अब ईयरली ये कितना कवर होगा, तो ये 72 लाख कवर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, ईयरली के हिसाब से अगर एक साल में बेनिफिट देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो किस किस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है कि उस इन्वेस्टमेंट की डिजायरेबिलिटी है कि नहीं, उस इन्वेस्टमेंट से मेरी इनकम कितनी जनरेट होगी, और उसके बेसिस पे रैंक देना पड़ता है। रैंक डिसाइड करने को हम बोलते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, 1 2 3 एंड 4। मान लो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 5 ईयर्स में आपको बैक अमाउंट मिल जाएगी। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 6 ईयर्स में आपको बैक अमाउंट मिल जाएगी। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है और आपका जो पैसा लगा रहे हो 4 साल में कवर हो जाएगा। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो आपका रिकवर हो रहा है अमाउंट वो 10 ईयर्स में हो रहा है। तो आप खुद ही इसको एनालाइज करके देख सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कौन से प्रोजेक्ट को आप लगाओगे। तो अगर आप एनालाइज करो तो ये 1 लाख 4 ईयर्स के हिसाब से सबसे पहला रैंक आप इसको दोगे, उसके बाद आप 5 ईयर्स वाले को सेकंड रैंक दोगे, फिर 6 ईयर्स वाले को थर्ड रैंक दोगे और 4th ईयर वाले को आप क्या करोगे,
4th रैंक दोगे। तो इस हिसाब से मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी दैट इज 1 लाख, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और जो मुझे रिटर्न आ रहा है फॉर द टाइम बीइंग, टाइम पीरियड के बेसिस पे ये डिसाइड किया कि क्या क्या रैंक देनी चाहिए मुझे प्रोजेक्ट को। रैंक देने के बाद ही डिसाइड होगा कि आपका कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है और कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये वाला प्रपोजल हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीस की फंडिंग है। लेकिन अगर मुझे वेरियस अल्टरनेटिव्स को चूज करना पड़ेगा तो इसी बेसिस पे मैं चूज करूंगी कि मुझे इस प्रोजेक्ट को एनालाइज करना है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो ये तो केवल मैंने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट और टाइम पीरियड के हिसाब से आपको बताया। और भी सारे मेथड्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि वेदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और द प्रोजेक्ट और नॉट टू एक्सेप्ट। नाउ उसके बाद में अगर बात करूं तो these methods provide the company a set of norms देते हैं, रूल्स देते हैं जिसकी बेसिस पे हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो होपफुली कैपिटल बजटिंग का मतलब समझ आ गया होगा। कैपिटल बजटिंग का मतलब डिसाइड करना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे कौन से प्रपोजल्स पे करनी है और कौन से पे नहीं करनी। ठीक है, पहले से ही प्लानिंग बना लेना। और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स वो सारे मेथड्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये एक्सेप्ट होगा या ये रिजेक्ट होगा। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टेक्निक जो कि इस्तेमाल होती है वो होती है कॉस्ट रिटर्न, जो कि मैंने आपको बताया ना 3 सिनेरियो, कॉस्ट और रिटर्न। या तो हम क्या करते हैं, या तो इक्वल वाला सिनेरियो होता है, या कॉस्ट ज़्यादा होती है रिटर्न से, या कॉस्ट कम होती है रिटर्न से। तो ये वाला क्या होता है सिनेरियो, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम बाकी सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं वेदर द कंपनी वांट टू ऑप्ट, क्योंकि कवर हो रही है, एटलीस्ट कॉस्ट तो कवर हो रही है। अब आपकी मर्जी है आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे, डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में मैंने इसको बांटा हुआ है। तो क्या क्या कैटेगरीज में इनको बांटा हुआ है वो है, सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स और दूसरा मेथड होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या नहीं करता, कितने मेथड्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं। पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एग्जिस्ट दे देती हूँ आपको। टाइम वैल्यू का ऑफ मनी का मतलब होता है जो आज की वैल्यू है वो फ्यूचर में मनी की उतनी वैल्यू नहीं रहनी। तो आप किस बेसिस पे उस प्रोजेक्ट को अपनाओगे, जैसे 100 रुपीज़ की आज जो वैल्यू है वो इन फ्यूचर 2 ईयर्स बाद वो 100 रुपीज़ की वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते, जबकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, जिसमें हम ये सोचते हैं, हम ये बताते हैं कि आज जो रुपए है, आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो फ्यूचर में आपको ज़्यादा रिटर्न आप एक्सेप्ट करोगे, ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं। दीज मेथड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, ये उन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है टू डिटरमाइन द डिजायरेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। डिजायरेबिलिटी मीन्स डिजायर, डिजायर का मतलब ये हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेसेसरी, अगर ये ज़रूरी है तो हमें उस प्रोजेक्ट पे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ के बेसिस पे और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे। तो जहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड होता है वहाँ पे किस किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि लाइफ कितनी होगी, कितने असेट की लाइफ होने वाली है, और किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि रिटर्न कितना देगा, ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है या ये जो पर्टिकुलर एसेट है ये कितने टाइम बाद हमें रिटर्न देगा, कितना रिटर्न देगा। दीज मेथड डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी हुई होती है उसी के बेसिस पे दी जाती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर 1 लाख की मशीनरी है और ये 10 ईयर्स में हमें पे बैक दे
दे रही है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी। बुक्स में लिखी होती है ऑफ द कंपनी, दीज विल नॉट टेक इनटू अकाउंट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर नहीं करती, जिसका हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, विच इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि मान लो 100 रुपीज़ की आज की वैल्यू 100 रुपीज़ है और 10 ईयर्स बाद उसकी कितनी वैल्यू होगी, तो हम लोग पहले से ही फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू पहले ही, मान लो इस 100 रुपीज़ की 10 साल बाद 200 रुपये हो जाएगी वैल्यू या 300 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो आज ही डिसाइड कर लेंगे, प्रेजेंट में ही डिसाइड कर लेंगे कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज आप 100 रुपये ले रहे हो और 10 साल बाद आप 100 रुपये ले रहे हो, तो क्या वो 100 रुपये की वैल्यू 100 ही रही होगी, इन फ्यूचर भी उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बड़ी होगी। तो इस सिनेरियो में ये एक डिसएडवांटेज होता है ट्रेडिशनल मेथड का, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हर एक पॉइंट जब आप हर एक मेथड पढ़ोगे तो उसके डिमेरिट्स में, डिसएडवांटेजेस में ये जरूर दे रखा होता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। नाउ ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले पेबैक पीरियड मेथड को हम पढ़ते हैं। ये बहुत पॉपुलर मेथड है और ट्रेडिशनल मेथड का बहुत ही फेमस मेथड है। इट कैन बी डिफाइन एज, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर, मतलब जितनी आपकी कॉस्ट है अपॉन में जितनी आपकी एनुअल इनफ्लो है। आप बोल सकते हो कितनी आपकी कॉस्ट है या कितना आपका आउटफ्लो है और कितना आपका इनफ्लो है। जैसे कि आप मान लो 1 लाख का एक प्रोजेक्ट, 1 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट करी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ये रिकवर हो रही है। हर साल 20,000, हर साल 20,000 रिकवर हो रहा है। 20,000, अगले साल भी 20,000, अगले साल भी 20,000, फिर अगले साल भी 20,000, ठीक है, फिर अगले साल भी कितना हो जाएगा 20,000। तो हर साल मान लो ये कवर हो रहा है, 6th ईयर में भी ये मान लो 20,000 है। तो उस सिनेरियो में ये क्या रहेगा, जब मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालूंगी, ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब इनको जोड़ के, तो कैसे निकलेगा 20,000 यहाँ, फिर आप क्या करोगे, इस 20 को इस 20 में जोड़ोगे 40,000, फिर उसको 20 को नेक्स्ट 20 के अंदर जोड़ोगे, फिर नेक्स्ट 20 में जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 60,000, देन 80,000, देन 1 लाख, देन 1,20,000। तो यहाँ पे जो आपने देखा वो आपने देखा कि 5वें साल में 1 लाख की अमाउंट रिकवर हो गई। 1 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और 1 लाख मैंने क्या किया, अमाउंट रिसीव हो गई। तो कितने साल में, 5 इयर्स में इसका बेनिफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। 2020 करते करते आप क्या हो जाओगे, ये आपका पेबैक पीरियड मेथड कहलाएगा कि कितना आउटले ओरिजिनल कॉस्ट है और कितना इनफ्लो है। तो निकाला कैसे मैंने, 1 लाख ऊपर लिखे, ठीक है, और इसको डिवाइड किससे कर दिया मैंने, हर साल मुझे 20,000 रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया आपका 5 आंसर। तो यहाँ पे इसका फायदा ये है कि ये इजी टू कैलकुलेट होता है, आसानी से हम इसको मोड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब 5th ईयर में इसकी हमने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लिया, 1 लाख की अमाउंट को रिकवर कर लिया, उसके बाद वाला जो सिनेरियो होगा, ये जो नेक्स्ट होगा इस 20,000 की वैल्यू, तो वो तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे। 1 लाख को तो हमने रिकवर कर दिया, लेकिन 1 लाख के बाद भी तो हमें कुछ अमाउंट आ रही है, मिल रही है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। ये इसका डिसएडवांटेज में आता है। नाउ इसके मेरिट्स की बात करूं तो ये बहुत पहला मेथड यूज होता है, सिंपल होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द
पे बैक पीरियड, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती आपको पे बैक पीरियड निकालने के लिए। इट इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड, ये छोटी छोटी जो कंपनीज है वो आसानी से ये कैलकुलेट कर लेती है कि आपका कितने टाइम में आपकी अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये इजी मेथड होता है। इट कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स, जो बुक्स में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के बेसिस पे आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है इसके मेरिट्स या इसके एडवांटेजेस। ना उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की डिमेरिट्स की। ये जो मेथड होता है ये कैश फ्लो को कंसिडर, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। दिस मेथड फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द कैश फ्लो रिसीव्ड बाय द कंपनी आफ्टर द पे बैक। बताया ना मैंने, जैसे 5 साल में तो अमाउंट रिकवर हो रही थी, लेकिन जो 6th ईयर में अमाउंट रिकवर हुई, 7th में हुई, 8th में हुई, उसकी तो इन लोगों ने बात ही नहीं की। जब अमाउंट रिकवर हो गई उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये होता है आपका एक नुकसान। नाउ इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट फैक्टर को ये कंसिडर नहीं करता, जो कि आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है उसको बोलते हैं। इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी निकलेगी, कंपनी की मार्केट वैल्यू से पे बैक पीरियड को कोई भी लेना देना नहीं होता, ये इसका एक नुकसान है। और इट फेल्स टू कंसिडर द पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लो, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर नहीं करता, दैट इज वाई इट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड समझ आ गया? पे बैक पीरियड जितना आपने कैश इनफ्लो किया है उतना ही अपने आपने कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द पीरियड कितना किया है उसके बेसिस पे ईयर को कैलकुलेट करने को कहते हैं ना। अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये भी आपका किसका मेथड है? ट्रेडिशनल का ही मेथड है। ये भी टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता। इट इज एन अकाउंटिंग मेथड विच यूजेस द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिपीटेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसी को कैलकुलेट करने को हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज इनकम आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस के बाद जितनी इनकम बची अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होता है एवरेज नेट इनकम। देखो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ गया आपका 100, तो यहाँ से इसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। तो एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स का मतलब जब आपकी इनकम कैलकुलेट हो जाए तो टैक्सेस को वहाँ से आप लेस कर दोगे। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी है ना आपकी, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल आएगी। ये है फॉर्मूला एवरेज इनकम आफ्टर टैक्सेस। टोटल इनकम निकाल लो आफ्टर टैक्सेस के बाद, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से इन वैल्यूज को एग्जामिनर कैसे इनके क्वेश्चंस फ्रेम करके देता है आपको। नाउ इसके फायदे क्या है? सिंपल टू अंडरस्टैंड, आराम से आपको एवरेज दे दिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट दे दिया, आपने सिंपल कैलकुलेट कर लिया। इट कैन बी रेडिली कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल अकाउंटिंग डाटा या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। रेडिली कंप्यूटेड मतलब आसानी से इसको फ्रेम कर सकते हो। इट यूजेस द इंटायर स्ट्रीम ऑफ अर्निंग टू कैलकुलेट द ARR। ये एक फायदा है कि सिर्फ और सिर्फ आप 2 या 4 डेटा के बेसिस पे आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। जैसे पे बैक में आपने सीखा था, पे बैक में हमने सिर्फ उन ईयर्स को कंसिडर किया जहां तक कि आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी।
जहाँ पे आपकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई उसके बाद वाले ईयर्स हमने छोड़ दिए, लेकिन जब हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो उसमें हम एवरेज को कंसिडर करते हैं, और एवरेज निकलता है जब हम सारे यूनिट्स को, ऑल यूनिट्स आर इंक्लूडेड, ऑल इनकम्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, जब सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करते हो तब ये कैलकुलेट होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका बेनिफिट है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कैश फ्लो जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट, ये कैश फ्लो पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, एवरेज इनकम पे डिपेंड करता है। दिस मेथड डज नॉट, एवरेज इनकम वो भी आफ्टर टैक्सेस वाली, दिस मेथड डज नॉट कंसिडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या मार्केट वैल्यू, मार्केट पर शेयर को ये कंसिडर नहीं करता, क्योंकि इसमें हम टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जब आपने याद हो अगर तो मैंने आपको एक डिफरेंस कराया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तब हमने सीखा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है। तो इसी हिसाब से जब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहा तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कैसे कंसिडर करेगा, इसीलिए ये इसका एक नुकसान है। इट इग्नोर्स द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट की लेंथ पे इट इग्नोर्स, ये लेंथ प्रोजेक्ट की लेंथ पे डिस्कस नहीं करता, लाइफ पे कितने टाइम लाइफ रहने वाली है उससे डिस्कस नहीं करता। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट प्रॉफिट कैन बी री इन्वेस्टेड, और ये इस प्रोजेक्ट पे भी डिसाइड नहीं करता कि ये जितनी भी अमाउंट प्रॉफिट की रहने वाली है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एज अ री इन्वेस्टमेंट, ये उस टॉपिक को भी कंसिडर नहीं करता। नाउ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, अभी हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा, ट्रेडिशनल मेथड में हमने पे बैक को पढ़ा और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को पढ़ा। एग्जामिनर आपसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि आप बताओ चलो ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है या डिस्काउंटेड मेथड कौन सा है, या उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पुट अप होके आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट कर देते हैं क्वेश्चन को और वहां से आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में समझते चलना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो यही है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। जितने भी आप मेथड इसमें पढ़ोगे उन सब में आप ये देखोगे कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर हर एक एस्पेक्ट में कर रहा है। द ट्रेडिशनल मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, ट्रेडिशनल मेथड तो नहीं करता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, लेकिन जो डीसीएफ है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो मेथड है, कैश फ्लो मेथड will consider time value of money, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये क्या करता है, कंसिडर करता है। नाउ दे गिव इक्वल वेट एज टू प्रेजेंट वैल्यू बट द डीसीएफ मेथड, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड की बात करी है, यहाँ से यहाँ तक बोला है कि ट्रेडिशनल मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता और ये क्या कहता है, इक्वल वेट देता है हर एक जो भी इनकम आ रही है उसको। लेकिन जो डीसीएफ मेथड होता है आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट आर रुपी अर्नड टुडे इज मोर एज कंपेयर टू द रुपी अर्न टुमारो, जो पैसा आज कमा रहे हो वो एनी हाउ ज़्यादा है एज कंपेयर टू वही पैसा आप बाद में कमा रहे हो। दिस मेथड टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिटेबिलिटी, ये सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ही नहीं प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंसिडर करता है आपका डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। इसमें सबसे पहले हम एनपीवी मेथड की बात करेंगे, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एनपीवी मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहला ये एडवांटेज, द कैश फ्लोज ऑफ डिफरेंट ईयर्स एंड वैल्यू डिफरेंटली आर मेड कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि कैश फ्लो आ रहे हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना, अलग अलग कैश फ्लो को
वैल्यू फॉर दिस द नेट कैश इनफ्लो ऑफ वेरियस पीरियड, उसको डिस्काउंट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग कैश फ्लोज दे रखे होते हैं आपको, कैश फ्लो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के होते हैं, फिर उसमें डिस्काउंटेड फैक्टर को जोड़कर जो कि अलग अलग दिया जाता है, तब हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट, या आप बोल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। तो ऐसे ही एनपीवी का फॉर्मूला याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना पैसा आपका आ रहा है, मान लो वेरियस प्रोजेक्ट से जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो हुआ वो 2 लाख का हो गया, और जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो 1 लाख की, तो आपको जो आंसर मिला वो 1 लाख का होगा। तो अगर एनपी पॉजिटिव होगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ये नेगेटिव होगा तो हम इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर 0 होगा तो वो IRR वाली सिचुएशन होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एनपीवी पॉजिटिव होगा तभी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फायदे क्या क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। इट इज बेस्ड ऑन इंटायर कैश फ्लोज, ऐसा नहीं है हमने स्टार्टिंग के पीरियड को ले लिया, एंड के पीरियड को ले लिया, नहीं, ये पूरी की पूरी आपकी लाइफ ऑफ द एसेट पे डिपेंड करता है। ये कंसिस्टेंट होता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द ऑनर्स, और यू कैन से द शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। द रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर used for determining the present value। जो डिस्काउंट रेट्स होते हैं, जैसे 10% रेट है, तो कैसे निकालोगे, 1/10 निकालोगे, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता। क्या है, ये इंडिपेंडेंट होता है। एक आप रैंक को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं, उसका लेना देना दूसरे प्रोजेक्ट से नहीं होता। अगर आपके पास फंडिंग्स ज़्यादा होंगी तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हो उस सिनेरियो में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, ये मुश्किल होता है समझना और निकालना। क्यों? क्योंकि देखो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने कैश फ्लो के बेसिस पे आंसर निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे मान लो 20,000 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकालना पड़ता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हो ना, 1/10, 1/10 का स्क्वायर, इस तरीके से आप निकाल के देन क्या करते हो, इनको मल्टीप्लाई करते हो। उस सिनेरियो में मल्टीप्लाई करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद इनको सम टोटल करते हो और फिर फॉर्मूले में पुट करते हो। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, एनपीवी मेथड, यहाँ पे इसका नुकसान ये हो जाता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर फायदे की बात करूं तो एनपीवी कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एज अ डिस्काउंट रेट, but the concept of cost of capital itself is difficult to understand and determine। तो ये इसका एक नुकसान पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पे एनपीवी को या प्रेजेंट वैल्यू को अपने आप में निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द मेथड्स वी स्टडीड इन ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है इन IRR मेथड। IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। IRR फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज दैट डिस्काउंट रेट, वो डिस्काउंट रेट होता है विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसका मतलब ये है IRR वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो दोनों ही बराबर हो जाते हैं। एक ऐसा सिचुएशन, और एक ऐसी सिचुएशन अगर मैं एनपीवी की बात करूं तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, और अगर यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो चाहे मैं प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो लिखूं और इसको भी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो लिखूं, मतलब अगर दोनों बराबर हैं तो मान लो 1 लाख इनफ्लो हुआ और 1 लाख आउटफ्लो हुआ,
तो उस सिनेरियो में जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एनपीवी 0 हो जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तब का सिनेरियो आईआरआर वाली सिचुएशन हो जाती है, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो किसके बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो के। ठीक है, आईआरआर को हम कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, हर्डल रेट भी बोलते हैं, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से यूजुअली मिलता जुलता एक रिटर्न माना जाता है। अब इसके फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, IRR इज इक्वल्स टू RA NPV A अपॉन में NPV A NPV B और RB माइनस RA। RA यहाँ पे क्या है, जो हम लोअर डिस्काउंट रेट मानेंगे, लोअर डिस्काउंट रेट। फिर यहाँ पे लोअर डिस्काउंट रेट पे एनपीवी की वैल्यू, एनपीवी वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट। ठीक है, यहाँ पे एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट और यहाँ पे एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। तो आपको जो एनालाइज किया इसको समझ आ गया होगा, अदरवाइज आप जो फॉर्मूला है उसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया था, एल लोअर लिमिट मतलब लोअर डिस्काउंटिंग रेट, एनपीवी एट लोअर, ये मैं डिफरेंट कलर से बताती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एनालाइज हो जाए। ये हो गया एल प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन में एनपीवी लोअर रेट पे माइनस एनपीवी हायर रेट पे, हायर माइनस लोअर। तो जो भी आपको इजी पड़े आप उस मेथड को, उस फॉर्मूले को अपने माइंड में रख सकते हो, ताकि एग्जाम में उसके जैसा क्वेश्चन फ्रेम हो तो आप बता सको। इन फॉर्मूले को याद करना ज़रूरी है क्या, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप फॉर्मूले को कैलकुलेट करते ही नहीं रह जाओगे, उस फॉर्मूले से आंसर को कैलकुलेट करोगे जल्दी से। फिर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, तो ये फायदा है इसका। इट टेक्स इनटू अकाउंट द कैश फ्लो ऑफ द एंटायर यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, पूरी एसेट की लाइफ का जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करता है। इट हैज अ साइकोलॉजिकल अपीयर टू द यूजर बिकॉज व्हेन द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट आर सेलेक्टेड। अब आप ये देखो कि फॉर्मूले में हायर रेट को भी सिलेक्ट किया, लोअर को भी, लेकिन जब हायर रेट को आप कंसिडर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है शेयर होल्डर्स के माइंड में कि ये हायर रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर कर रहे हैं तो इससे हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। इट सेटिस्फाई द इन्वेस्टर इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल। इट ऑलवेज सजेस्ट एक्सेप्टिंग टू प्रोजेक्ट विद मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, और ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिटर्न उसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर माना जाता है। नेक्स्ट इज इसके डिमेरिट्स देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना और इस्तेमाल करना, ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशनल वर्क होता है क्योंकि आईआरआर एक बार में कैलकुलेट नहीं होता, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में पहले हम लोअर रेट डिसाइड करते हैं, हायर रेट डिसाइड करते हैं, फिर फॉर्मूले में रखते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। अगर तो पॉजिटिव वैल्यू आती है फिर हम अगेन उसको पुट करते हैं, दूसरी बार आंसर निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एनपीवी को हमें 0 लाना है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करने के बाद आईआरआर कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए आईआरआर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड में आता है। इट मे नॉट गिव अ यूनिक आंसर इन ऑल सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में हायर रेट लोअर रेट डिफरेंट करोगे और डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से आपका आंसर फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि जब आप हायर रेट लोअर रेट को ही एक जैसा नहीं रख रहे हो तो आंसर आपका कहाँ एक जैसा आएगा। तो ये इसका क्या है, एक नुकसान है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को। इस मेथड को हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। दिस मेथड इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, एनपीवी को थोड़ा सा बदल दिया तो पीआई कहलाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इन केस ऑफ एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश outflows are profitability index, the present value of cash inflow को हम वहां पे क्या करते थे, एनपीवी में नेट प्रेजेंट वैल्यू में
जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो है उसमें से प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, बट इस केस में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो को, फ्यूचर कैश फ्लो को जब आप डिवाइड कर दोगे इन्वेस्टमेंट से, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर दोगे, तो उस सिनेरियो में आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या तो फिर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपका कैलकुलेट हो जाएगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो 0 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, सॉरी, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होती है कि वो 1 से ज़्यादा होती है, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट होता है, अदरवाइज हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं ना। इसका फायदे की बात करूं तो इसमें कंप्यूटेशनल वर्क नहीं होता आईआरआर के कंपैरिजन में। आईआरआर में बहुत सारे मेथड्स के बाद हम आंसर पे एनालाइज करते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सेप्ट रिजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के बेसिस पे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उसी के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी हो रही है, और उसके बेसिस पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लेते हैं प्रपोजल को। इट इज यूजफुल to rank the proposal on the basis of highest and lowest value of index। बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। इट इज यूजफुल टू रैंक द प्रपोजल, ये तो दोबारा रिपीट हो गया ये वाला पॉइंट। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इंटायर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, ये कैश फ्लो को कल कैलकुलेट करता है, सारे कैश फ्लो को इंक्लूड कर रहा है। कैसे, यहाँ पे देख रहे हो ना, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, तो यहाँ पे सारी की सारी डेटास को कंसिडर किया जाता है, जो एक फायदा है। और एक फायदा फोर्थ पॉइंट पे ये लिख सकते हो, इट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ठीक है, अब इसके नुकसान की बात करूं तो इट इज समवट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कभी कभी इसे समझना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की बात करते हो, और यहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है। अब आप बोलोगे कि मैम एक तरफ बोल रहे हो ये इजी है, एक तरफ बोल रहे हो कि ये डिफिकल्ट है। इजी है इफ वी कंपेयर इट विद आईआरआर वाले मेथड से कंसीडर करोगे तो ये इजी है, लेकिन अगर आप पेबैक पीरियड या ट्रेडिशनल मेथड से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसीडर करते हैं। सम पीपल में फील नो लिमिटेशन फॉर इंडेक्स नंबर ड्यू टू सेवरल लिमिटेशन इन्वॉल्व दियर कॉम्पिटिशन। देखो, बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स के भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको कंसीडर नहीं करते। तो इंडेक्स नंबर की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, जहाँ पे हम 100 बेस को लेके चलते हैं, तो वो एक क्या है, एक अजम्पशन ही तो है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज द एनालिटिकल पार्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स केवल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम कैलकुलेट नहीं करते, हम एनालाइज नहीं कर सकते कि वेदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और नॉट टू एक्सेप्ट। सो अब बात कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन की इन सब की, जो हमने देखी और पढ़ी, थोड़ा सा समझेंगे कैपिटल बजटिंग के बारे में। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, एक ऐसे प्रोसेस जहाँ पे हम एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म सिनेरियो में कि हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, किस किस के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे और बेनिफिट के बेसिस पे। फिर कैपिटल बजटिंग की हम लोगों ने ये डिसीजन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। कैपिटल बजटिंग जो मेथड्स होता है वो आपको ये बताता है, इवैल्यूएशन बताता है कि हमें रैंक के बेसिस पे, बेनिफिट के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो बहुत सारे मेथड्स की स्टडी करते हैं हम, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं, जिसमें हमने 2 मेथड पढ़े, ट्रेडिशनल मेथड और डिस्काउंटिंग मेथड।
ट्रेडिशनल मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, जबकि कैश फ्लो मेथड टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। फिर यहाँ पे हमने ये देखा कि ये डिजायरेबिलिटी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें हम लोग ये आसानी से कैलकुलेट होने वाला मेथड होते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड में जो मेथड्स यूज होते हैं वो इजी टू कैलकुलेट होते हैं। फिर हमने इसमें पेबैक मेथड के बारे में बात करा। पेबैक मेथड क्या होता है? कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है अपॉन में कैश इनफ्लो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके फायदे और नुकसान पढ़े। नेक्स्ट पढ़ा ARR। ARR जो मेथड होता है वो होता है एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। जितनी भी आपकी इनकम हुई है उसका एवरेज निकाल लो और जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका मेथड निकालो। एवरेज इनकम निकलती है टोटल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और जो आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। इसके फायदे और नुकसान पढ़े। फिर हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो को पढ़ा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर करता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम कि वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। उसके बाद इसमें हमने एनपीवी पढ़ा। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और नॉट टू। पॉजिटिव होता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव होता है तो हम इस मेथड को रिजेक्ट कर लेते हैं, और अगर जीरो होता है तो वो IRR वाले मेथड में कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने IR के बारे में पढ़ा। IRR का मतलब होता है जहाँ पे NPV का सिनेरियो जीरो हो जाता है, और एक फॉर्मूले को डिस्कस किया जिसमें लोअर लिमिट प्लस NPV लोअर लिमिट पे डिवाइडेड बाय NPV लोअर लिमिट पे माइनस NPV हायर लिमिट पे, और हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर माइनस लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर। इस तरीके से NPV IRR आपका कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के बारे में बात करी, जो कि एनी हाउ सिमिलर है नेट प्रेजेंट वैल्यू से, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो को माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो से, जबकि हम इस वाले सिनेरियो में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो को डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो से। तो हम लोगों ने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया। अब आप लोग इस लेक्चर वीडियो में कोई भी डाउट होता है या प्रीवियस लेक्चर्स में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसकी आपको रिवर्ट जल्दी से जल्दी दूंगी, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।